वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं. राइट दिस क्वेश्चन. द लेटरल, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड, ठीक है ना. The lateral edge of a right rectangular pyramid is 8 centimeters long. Lateral edge makes an angle of alpha with the plane of the base. ठीक है. The value of alpha for which the volume of pyramid is greatest. और ध्रुव तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं ध्रुव? करणवीर, करणवीर कितने मार्क्स बन रहे हैं करणवीर एग्जाम में? क्या बात है, वेरी गुड. ध्रुव, ध्रुव लगता है थोड़ा आराम कर रहा है. अच्छा ध्रुव, खंजन का कितना बन रहा है? खंजन ने भेज दिया शायद. खंजन कितना बन रहा है? मैथ्स में कितना बन रहा है? ओके. जय तुम्हारा कितना बन रहा है जय? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द फिगर. 2 मिनट सर क्वेश्चन ही अभी लिखा है. हाँ सर 2 मिनट. ओके. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. 2 मिनट. हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो. हाँ हाँ ध्रुव आ रही है आवाज आ रही है. ध्रुव, ध्रुव कितने मार्क्स बन रहे हैं इस बार? सर बाद में बताता हूँ. मैसेज में लिख दो चुपके से एकदम. देखो क्वेश्चन में आपको पिरामिड दिया हुआ है तो पिरामिड बना लो. रेक्टेंगुलर पिरामिड मतलब बेस उसका रेक्टेंगुलर है. राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड हमने बना लिया. पिरामिड की सारे जो फेसेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं. जो लेटरल फेसेस के जो बनेंगे सारे के सारे ट्रायंगुलर बनेंगे. स्क्रीन बंद हो गई. अरे यार चलो मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए, एक बार देखो अच्छे से आप, ठीक है ना. सर बस उसकी विड्थ नहीं मिल रही है, मतलब एरिया के लिए. और सर सारा का उसके सारा विथ 2a cos अल्फा होगी शायद. सर 2a cos अल्फा मेरी लेंथ आ रही है और वो जो मतलब a को मैंने 2a cos अल्फा लिया, b नहीं आ रहा है मेरा. रेक्टेंगुलर है ना इसीलिए. अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द लैटरल एज मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ द बेस. तो प्लेन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है. तो भाई ऑब्वियसली अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा वॉल्यूम. फिगर बना लेते हैं. देखो मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना. ये रेक्टेंगुलर बेस हो गया. ओके सर 2 मिनट बना नहीं है. हाँ बन गया. अब ये देखो दिख रहा है. हाँ अब दिखा. ठीक है, ये पिरामिड आपका बन गया. ओके. हाँ प्रिज्म क्या होता है, दोनों से पैरेलल फेसेस होते हैं. प्रिज्म में ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं सारे के सारे. ओके. हाँ सर. अब क्या बोल सकता हूँ मैं, इसने बोला है कि जो लेटरल एज है आपकी, ये लेटरल एज है इसकी, ये एंगल अल्फा बना रही है. तो ये हाइट है 90 डिग्री, बेस को ज्वाइन करेंगे ये एंगल अल्फा होगा. ओके. अब मुझे क्या बोला है, वॉल्यूम वो ऑफ, एंगल अल्फा कैसा है वो समझ में नहीं आया. ये लिखा हुआ है ना, एट एन एंगल अल्फा विद द प्लेन ऑफ बेस. तो बेस है ये सर तो बेस. वो वाला भी हुआ ना, सीधी वाली लाइन. हाँ सब बेस है. एक प्लेन से एक लाइन का एंगल तो अल्फा ही है ना ये. वो ऐसा बोल रहा हूँ ठीक है सर, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ अल्फा क्यों नहीं? अच्छा वो भी अल्फा ही होगा. सब अल्फा होगा ना, सेम प्लेन है ना. हाँ हाँ. ठीक है. अब देखो आगे सर, आगे. ठीक है. अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है उसने वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ क्या, देखो ये
अगर मैं ध्यान से समझूं, इंक्लाइंड है अल्फा एंगल पे, तो अगर मैं इसमें, ये 90 डिग्री था, अगर इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, ओके, इस तरीके से मान के कि मान लो ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस अल्फा हो जाएगा, ये हाइट ए साइन अल्फा हो जाएगा, और अगर ये ए कॉस अल्फा हो गया और ये ए साइन अल्फा हो गया, ठीक है ना, तो ए कॉस अल्फा आपका डायगोनल का आधा होगा, सर ये नहीं आया। ए बाई रूट टू होता है, वाला सेक्टर है ना इसी शायद। ए कॉस अल्फा आपका ए डायगोनल बाई रूट टू है, ठीक है ना, मतलब ए कॉस अल्फा जो है, एक्चुअली ए बाई रूट टू लिखना नहीं चाहिए, ए बाई रूट टू मतलब ये अगर आपका एक्स है, ठीक है ना, अगर ये मैं बोलता हूँ वही कहाँ से आ गया, वही सोच रहा हूँ। ये एक्स है, ठीक है ना, तो जो इसका डायगोनल होगा वो डायगोनल कितना होगा, एक्स रूट टू हो जाएगा। अच्छा, रेक्टेंगुलर का मतलब ये चीज आप ये भी ध्यान रखना, बहुत ध्यान से चल समझना। लेकिन x रूट 2 से डिवाइड बाई 2 होगा ना। हाँ, एक्स नहीं, रूट टू एक्स का 2 से डिवाइड होगा तो एक्स बाई सर रूट टू बनेगा। स्क्वायर कहाँ है ये? एक भाई चीज रूट ध्यान 2 से बनना और, चाहिए ना। अरे एक और चीज सुनो भाई, रेक्टेंगुलर जो पिरामिड होता है, जो रेक्टेंगुलर पिरामिड है, ये स्क्वायर बेस ही होगा, नहीं तो शेप अनइवन हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड का बेस स्क्वायर ही होता है, जो रेक्टेंगुलर पिरामिड बनता है उसका बेस स्क्वायर ही होता है, ठीक है ना। मतलब तो कभी ट्रायंगुलर अगर पिरामिड होगा तो रेक्टेंगुलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अरे ट्रायंगुलर पिरामिड में इक्विलेटरल होगा तो सारी की सारी साइड्स फिक्स हो जाएगी, तो एच भी ए के बराबर हो जाएगा ना, तो एंगल फिक्स हो जाएगा, फिर पिरामिड कैसे चेंज करेगा। जब रेक्टेंगुलर लिखा होता है तो वो रेक्टेंगुलर शेप की जब हम बात करते हैं तो वो स्क्वायर ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पिरामिड का मतलब स्क्वायर ही है यहाँ पे, ओके, जो ये क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, वरना क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व नहीं कर सकते, ओके। तो क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है, रेक्टेंगुलर पिरामिड इज नथिंग बट स्क्वायर वी आर कंसीडरिंग ओवर हियर, तो ये भी आपका x हो जाएगा, ओके, ये भी मेरा x हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो मेरा डायगोनल हो जाएगा वो रूट टू एक्स हो जाएगा, और डायगोनल अगर रूट टू एक्स हो गया, ठीक है ना, डायगोनल अगर रूट टू एक्स हो गया तो उसका आधा x बाई रूट टू हो जाएगा, तो ये x बाई रूट टू के बराबर है। तो x मेरा जो है वो रूट टू कॉस ऑफ अल्फा है इंटू ए, और जो मेरा हाइट है वो a साइन अल्फा है। इज इट क्लियर। तो जो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा वो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू हाइट h, यही होता है पिरामिड के केस में। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, ओके। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, हाइट हो जाएगी ए साइन अल्फा। अब वॉल्यूम आपके पास अल्फा के टर्म्स में आ गया है, dv बाई डी अल्फा इक्वल टू 0 कर देना और अल्फा निकाल लेना यहाँ से। आई थिंक ये कर लोगे आप, ओके। क्वेश्चन को एक्चुअली अगर लिखा गया है तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको स्क्वायर कंसिडर कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन राइट स्क्वायर ओवर हियर, ठीक है। अगर तो ये अल्फा के टर्म्स में आएगा तो चलेगा ना। नहीं नहीं, अल्फा की वैल्यू निकल आएगी बेटा यहाँ से, तो क्यों ये 0 कब होगा, अरे सर अल्फा ए के टर्म्स में, अल्फा ए के टर्म्स, सिर्फ एक ही टर्म्स में, हाँ सर सिर्फ ए के टर्म्स में बोल रहा हूँ। सिर्फ एक ही टर्म्स में, ठीक है ना। तो हम निकाल लो फटाफट, अभी बता दो क्या आ रहा है, कहाँ पे अल्फा 0 आ रहा है। सर 2 मिनट। यहाँ से 2/3 ए क्यूब तो कांस्टेंट है, कट जाएगा वो, cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा को 0 करना है। सर अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और साइन वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा अल्फा आएगा जिसको आप एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, हाँ सर 2 वैल्यूज मिनट। रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। अरे सर एक की सॉल्यूशन आया अभी रुको तो सही। अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाय रूट 3। हाँ सही है, सही है, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, बिल्कुल ठीक है।
तो साइन अल्फा 1/√3 आ जाएगा, तो कॉस अल्फा निकाल लोगे। हाँ सर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। हाँ, वो निकल जाएगा। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कितना आ रहा है? निकाल लेता हूँ। सब बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वॉल्यूम है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है इक्वल टू 0। चले सर 2 sin अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, इसके आगे क्या करना है? साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको डिफरेंशिएट करो ना बेटा, क्या रहा है? 2 सर कॉस डिफरेंशिएट करने अल्फा, पर ही आना है। कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा। ऐसा तो आ ही नहीं रहा यार यहाँ से। -2 cos अल्फा आ रहा है। तुमने डिफरेंशिएशन किया है, पता नहीं क्या किया। डिफरेंशिएशन ही किया है, वो एक बार sin अल्फा लिखना ये पड़ता है। देख लो तुम, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने, कॉस अल्फा कट जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। अभी इसका डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए बेटा अभी। अरे सर वो साइन sin स्क्वायर अल्फा अल्फा इज लिखना इक्वल टू, भूल हाँ गया। तो उसका ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो सजा मिलनी चाहिए, इसमें होना ही है। भूल गया का क्या मतलब है यार? tan अल्फा 1/√2 आ जाएगा। आई थिंक कर लोगे इसके बाद, चलते हैं आगे। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिखो। तो वॉल्यूम आपका आ जाना चाहिए 4√3/27 a³। लिख लो। For a steamer, the consumption of petrol per hour varies as the cube of its speed in kilometers per hour. Then the most economical speed of the steamer going against the current will be. अब इसमें एक्चुअली ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? आप बोलोगे सर अगर कंजम्पशन, अगर उसको कम कंजम्पशन करना है। अच्छा पहले तो आप अपने हिसाब से सोचो क्वेश्चन में एओडी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? सर पहले क्वेश्चन लिखने का टाइम दो। हो गया टाइम खत्म, क्वेश्चन लिख जाना चाहिए था बेटा। जल्दी जल्दी लिखो अलियसगर, फटाफट लिखो बेटा। सर कंजप्शन ऑफ पेट्रोल पर सर इन दोनों के सर वो जो पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इन किलोमीटर पर आवर सबसे कम आना चाहिए। देखो क्या होगा, मैं एक चीज बताऊं। देखो इसने क्या बोला है, पेट्रोल का जो कंजम्पशन है, ठीक है ना, वो स्पीड के हिसाब से क्यूब में बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड वो बोल रहा है। भाई अगर आपने स्पीड बढ़ाया तो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ेगा। ओके तो सर धीरे चलाते हैं ना गाड़ी, अगर धीरे गाड़ी चलाओगे तो नंबर ऑफ आवर्स जिसके लिए गाड़ी चलेगी वो बढ़ जाएगा, तब भी पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सर एवरेज जो होगा वो, जो एवरेज अब वही निकालना है कि कौन सा इकोनॉमिकल क्या रहा होगा। भाई उसको ये पूछ रहा है कि मैं अगर स्पीड बढ़ाता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर फुल स्पीड में जाओ, तो अगर फुल स्पीड में गए तो पेट्रोल का कंजम्पशन तो क्यूब ऑफ स्पीड से बढ़ रहा है। फिर आप बोलोगे सर फिर बहुत धीरे जाओ, अगर बहुत धीरे गए तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो गाड़ी बोल सकते हैं ना ज्यादा देर तक चल रही है, तो ज्यादा देर तक चलेगी तो फर्क क्या ज्यादा पड़ेगा? कंजम्पशन होगा ना। अरे डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, ठीक है ना, देयर इज अ डिस्टेंस। स्पीड कम बढ़ गई तो टाइम बढ़ गया। अब टाइम अगर टाइम आपका बढ़ गया, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर टाइम आपका बढ़ गया है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा टोटल कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना? नहीं सर। हाँ सर। क्यों टोटल कॉस्ट बढ़ेगा? देखो वो भी लॉजिक है। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर आवर लिखा है बेटा, अगर तुमने टाइम ज्यादा लगा दिया तो तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा। अगर टोटल फ्लाइट का टाइम अगर बढ़ गया तो तुम्हारा कॉस्ट फिर वैसे भी बढ़ जाएगा।
टाइम बढ़ेगा और उतना अपन को आउटपुट भी नहीं मिला, वो तो इकोनॉमिकल का। नहीं देखो, वैसे अगर हम लॉजिकली सोचे कि भाई स्पीड अगर तुम बढ़ाते हो पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ता है तो तुम स्पीड कम पे चलाओ, लेकिन अगर तुमने स्पीड कम पे चलाया तो भी पर आवर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ जर्नी है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। पर आवर तो इंडिपेंडेंट होगा ना टोटल आवर से। अरे बेटा आवर से टोटल डिवाइड कॉस्ट कर दिया तो निकलेगा, तुम फिर वैसी बातें कर रहे हो। टोटल कॉस्ट जो निकलेगा उसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करूंगा तभी तो पर आवर निकलता है। हाँ, तो नंबर ऑफ आवर ज्यादा होंगे तो फिर टोटल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं। सर ज्यादा अबे चलाएगा तो मतलब पेट्रोल तो ज्यादा जाएगा ना सर, वो तो मतलब अरे मान लो लैग। आपने 8 आवर्स की जर्नी है आपकी, कुछ तो पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 8 आवर्स के हिसाब से आपका मान लो 500 रुपये आ गया। अब यही आपने 20 घंटा चलाया तो पर आवर का, अब 20 घंटे में भी आप बोल रहे हो कि 500 रुपए का ही पेट्रोल जाएगा क्या? इसने लिखा है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर आवर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सर जो बट हम फंक्शन लोग बनाएंगे। हाँ बताओ। सर बट स्पीड स्लो कर रहे हैं हम लोग, तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी तो स्लो रेट से होगा ना। अरे भाई वही बड़ी बात है, लेकिन टाइम पे भी तो डिपेंडेंट है कॉस्ट का जो फंक्शन है। तुमने सर स्पीड वो कम कर दिया टेम्परेचर पे लेकिन, डिपेंडेंट है। क्योंकि बेटा जो मेरा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है वो पर आवर दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट अगर जो मेरी जर्नी की होगी तो वो जितने घंटे के लिए जर्नी हुई वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है। तो मैंने आपको चैट में लिखा, देखो वो अच्छा ठीक है सर, आ गया आ गया। अरे भाई ये तो पर आवर दिया है। पर आवर कब निकलता है? जब टोटल को आवर से डिवाइड करते हैं तो इनटू टोटल नंबर ऑफ आवर्स भी तो करना पड़ेगा। हाँ, आप एवरेज हम ऐसे नहीं बोल सकते साहिल, क्योंकि क्यूबिकली वेरी कर रहा है और एक लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है ना, एक का डिपेंडेंस क्यूबिक पे है, एक का डिपेंडेंस लीनियर एक्सप्रेशन टाइम पे है। तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी। तो पहले मैं कॉस्ट का फंक्शन बनाऊंगा। तो मान लो मुझे दिया है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज वेरिंग एज क्यूब ऑफ द स्पीड। ठीक है ना, पेट्रोल का कंजम्पशन है वो क्यूब ऑफ स्पीड से वेरी कर रहा है। अब टोटल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, ओके, इनटू सम कांस्टेंट के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कौन, अच्छा टोटल कॉस्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इनटू, अब इसने क्या बोला टोटल। अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ये सीपी जो था कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, दिस वाज पर आवर। सीपी इज नथिंग बट पर आवर। तो ये जो सीपी यहाँ पे कॉस्ट निकलेगा वो पर आवर का निकला है, तो टोटल कॉस्ट में इनटू टी करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब सीपी क्या है? वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो सीपी को मैं बोल सकता हूँ के वी क्यूब है, के इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, तो हो जाएगा के वी क्यूब इंटू टी। अब जो टाइम है, जो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो जितनी देर ये डिस्टेंस इसने कवर करा, अब ये टाइम किस पे डिपेंड करता है? टाइम डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। ओके, जितनी आपने ज्यादा तेज गाड़ी चलाई उतना टाइम कम होगा, लेकिन जितनी आपने स्लो गाड़ी चलाई, अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। देखो मान लो अगर स्पीड बढ़ा दी तो कॉस्ट बढ़ रहा है क्यूब से, लेकिन अगर स्पीड घटा दी तो क्यूब वाला पार्ट नहीं बढ़ रहा लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो भी बढ़ रहा है। तो हमें ऑप्टिमम स्पीड निकालना है, क्या होगा? अब इसने क्या बोला है, अब द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ स्टीमर गोइंग अगेंस्ट द करंट विल बी। ठीक है, तो ये करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं। ठीक है, का मतलब क्या है? करंट मतलब जो डायरेक्शन में फ्लो ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अब मेरे पास मान लो स्पीड ऑफ स्टीमर स्ट्रीमर वाटर है, में जो जाता स्ट्रीमर उसकी स्पीड वी है, वो वेरी कर रही है, वो बदल रही है। और स्ट्रीम की स्पीड क्या है? स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं कुछ सी कांस्टेंट ले लेते हैं, वो तो फिक्स होगी भाई, पानी का बहाव तो सेम स्पीड से है। आपका बहाव क्या होना चाहिए? तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट में आप लोग आ सकते हो। तो हमने क्या बोला, ये तो के वी क्यूब है। अब जो टाइम होगा वो बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो हाँ सर। डिस्टेंस तो फिक्स है, जो डायरेक्शंस के बीच में मुझे करना है। अब स्पीड वेरी कर रही है, तो स्पीड क्या होगी? नेट स्पीड हो जाएगी, बोल सकते हैं v माइनस सी। v वो स्पीड है जिससे स्ट्रीम बढ़ रही है, c उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की स्पीड है। अब ये जो मेरा फंक्शन है, टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा? जब डिफरेंशियल ऑफ टीसी विद रिस्पेक्ट टू v बिकम्स 0। बस डिफरेंशिएट कर डालो, आपका आंसर आ जाएगा।
सर वो v कौन सा है, वॉल्यूम या स्पीड? स्पीड बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे सर वो नहीं, वो dTc/dv। ये भी तो स्पीड ही है बेटा, स्पीड चेंज कर सकते हो ना आप। हाँ आपको सर। क्वेश्चन में स्पीड ही तो निकालनी है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। सर ये अपना सीपी क्या होता है? सीपी इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर आवर। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर आवर है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा v क्यूब इंटू टी। तो वो वी क्यू वॉल्यूम है ना। नहीं बेटा, स्पीड के क्यूब से वेरी कर रहा है, लिखा तो है यार यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी स्पीड का है ना। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट कर डालो फटाफट क्वेश्चन रूल से। क्या जाएगा? 3v वॉल्यूम तो स्क्वायर। कहते हैं ही नहीं ना सर, मैंने यूं ही मतलब बोल दिया वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं, क्या वॉल्यूम कहाँ से रिलेट कर रहे हो पता नहीं। अरे सर अब ये v क्यूब है और v का डिफरेंशियल 1 होता है, डिवाइड बाय v माइनस c का स्क्वायर, उसका तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो v स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा। यस बेटा। सर वो v माइनस c के स्क्वायर का क्यों सिग्निफिकेंस ही नहीं है? बेटा जीरो के वहां जाएगा तो कट हो जाएगा ना यार। ठीक है ना, तो 2v इक्वल टू 3c आ गया, v का वैल्यू 3/2c आ जाएगा। तो जो स्पीड होनी चाहिए वो 3/2 टाइम्स करंट की स्पीड के बराबर होनी चाहिए। सर v इक्वल टू c हो तो क्या हो जाए? v इक्वल टू c मतलब बोट तो आगे बढ़ेगी नहीं ना बेटा, पानी भी वही स्पीड से जितने से तुम जा रहे थे, तुम तो खड़े रहोगे वहीं का वहीं। चलिए आगे चलते हैं, लिख लो सर इसको। मैं तो यूं ही मेरा तो मतलब v स्क्वायर माइनस cv इक्वल्स टू 3 आ रहा है। देखो बेटा, मैंने डिफरेंशिएट करा हुआ है यहाँ पे तुम लोगों के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे सर v तुम इक्वल लोग टू 0 तो हो ही पे नहीं। भरोसा है। v इक्वल टू 0 से तो तुम उल्टा पहुंच जाओगे, जहाँ जाना है वहां जा नहीं पाओगे। ठीक है ना। सी पे तो स्टिल ही रहेंगे ना, मतलब ना आगे ना पीछे। हाँ नहीं बताया मैंने उसको। चलो फटाफट इसको अगर आपने लिख लिया हो तो आगे चले क्या। अरे सर रुको रुको, लिख लिया। अब एक और अच्छा क्वेश्चन दो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, आप लोग आराम से बैठ के बाद में लिखना, अभी सिर्फ रीड करो और फिर उसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। नहीं सर, लिखने का थोड़ा टाइम। काफी ज्यादा इसको लिखने अगर बैठेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये देखो क्वेश्चन, इसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लिख लो, बाद में लिख लेना इसको। क्या लिखा है? An electric light bulb is placed directly over the center of a circular plot of lawn 100 meters in diameter. ठीक है, assuming that the intensity of light varies directly as the sine of the angle at which it strikes an illuminated surface and inversely as the square of its distance from the surface, how should the light be hung in order that the intensity may be as great as possible at the circumference of the plot? समझ आ रहा है सब कुछ क्वेश्चन में क्या वो बोलना चाह रहा है? अब इसमें से कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान से सुनेंगे। रीड करना बाकी है। तो मैंने पूरा रीड तो किया बेटा तुम्हारे लिए, पूरा रीड कर लिया क्वेश्चन यार। सर वो इतना फटाफट तो मतलब एक सर्कुलर प्लॉट के ऊपर एक लैम्प टाइप लगा हुआ है, फिर उसका बस यही देखो एक लैंप है। उसको एंड्स को जो टच कर रहा है वो एंगल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा से, बिल्कुल साइन यस। अल्फा। सर आप एक बार बता दो देखो क्वेश्चन क्या बोलना है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि लाइट बल्ब है जो डायरेक्टली अबव ऊपर प्लेस किया गया है इसके ऊपर। ठीक है ना, तो बिल्कुल हमने इसके ऊपर प्लॉट कर लिया इसको। अब ये जो प्लॉट है इसका डायमीटर 100 है, तो रेडियस 50 के बराबर है। अब बोल क्या रहा है? एज्यूमिंग दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेरीज एज द साइन ऑफ द एंगल एट विच इट स्ट्राइक्स एन इल्यूमिनेटेड सरफेस। तो वो जिस एंगल पे सरफेस को टच कर रही है, मान लो ये पेरिफेरी को टच कर रही है अल्फा एंगल पे, तो जो इंटेंसिटी है वो साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लिखा है, इट डायरेक्टली वेरीज एज द साइन of the angle at which it strikes the illuminated surface and inversely as the square of its distance from the surface। तो अगर इसका distance surface से d है तो d square से inversely proportional है। सही है? Is it clear? Yes.
ये बोलना चाह रहे हैं। अब ये लाइट को किस तरीके से लगाया जाए ताकि इसकी इंटेंसिटी पॉसिबल हो, इसकी इंटेंसिटी हो जो पॉसिबल इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो सरकमफेरेंस पे, मतलब उसकी जो पेरीफेरी पे है वो सबसे ज्यादा लाइटिंग उसको मिलनी चाहिए। तो पेरीफेरी पे अगर एंगल अल्फा बना रहा है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा होगी और उसका डिस्टेंस d स्क्वायर है। इधर इससे डी स्क्वायर को 50 स्क्वायर प्लस उसमें कन्वर्ट कर देंगे एच स्क्वायर में, जो एच इसका स्क्वायर में, बिल्कुल एच ही तो ढूंढना है आपको, आपको ये एच ही निकालना है कि एच कितना ऊपर इसको हंग करना है। अब अगर एच को मैं चाहूँ तो सबको अल्फा के टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूँ, हाँ इंटेंसिटी k टाइम्स साइन अल्फा। अब डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, डी को क्या एच लिख सकते हो, डी को क्या लिख सकते हो, देखो कुछ लिख सकते हो, कॉस अल्फा को 50/d लिख सकते हैं। 50 सीक अल्फा। हाँ 50/d इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो d हो जाएगा 50 सीक अल्फा, यही बोला ना। हाँ सर। ओके तो नीचे डी स्क्वायर था, तो k अपॉन 50 का स्क्वायर साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा बोल सकता हूँ, ये इंटेंसिटी हो गई अब आपकी। हाँ सर। अब ये क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, तो di/d अल्फा इक्वल टू 0 कर डालो, खत्म। दिखने में कितना बड़ा है। दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें से हमने जो काम की चीजें वो ले ली और क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। देखो जेई में ऐसा ही होता है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा उसमें से काम की चीज ही पकड़नी है, बहुत सारे बच्चे बड़ा क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं। ओके तो लिख लो इसको आप, हाँ सर। सोल्यूशन लिखना, सिर्फ क्वेश्चन की जगह छोड़ देना, क्वेश्चन मत लिखने बैठना। चलो एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर यहाँ पे हम करते हैं, फिर हम अच्छा तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा डिफरेंशिएट कर लोगे, अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं बेटा। हाँ सर। टेन अल्फा, यही लास्ट वाले क्वेश्चन में यही तो आया था सेम। टेन अल्फा कितना आया था, 1/√2। तो h कितना आ जाएगा, 25√2। परफेक्ट परफेक्ट 25√2 बिल्कुल सही है। तो मेरा अल्फा तो π/2 आया। एक वो आएगा वो 0, अरे π/2 के केसेस में तो क्या हो जाएगा, वो तो बनेगा ही वही तो वो एक साइन एक cos अल्फा इक्वल टू 0 वाला फैक्टर तो निकाल लोगे ना तुम, हाँ दूसरा वो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो टेन स्क्वायर अरे हाँ अल्फा मैंने हाफ आ उसको जाएगा। कर लिया। अरे हाँ सर वो मैंने गलत कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, इतने क्वेश्चन को तुमको रिस्पेक्टफुली इसको सॉल्व करना है यार। अरे सर पर हाँ ठीक है सर। चलो कर लो जल्दी जल्दी करो, मस्ती मजाक तो होता रहेगा। एक और कोनिक का क्वेश्चन करवाऊं क्या, मतलब कोनिक ताजा हो जाए आपका। हाँ अरे सर कोनिक का करवाऊं क्या, नहीं सर कोनिंग कोनिंग ज्यादा से ज्यादा तो हमारा वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कोनिंग आता नहीं है सर। ऐसा क्या, अच्छा लगेगा क्वेश्चन, काफी बढ़िया है, देखने में मस्त लगेगा आपको, कर लेते हैं करवा यार। दो। मेरा तो मन कर रहा है बहुत, कोनिक को भी थोड़ा सा टच कर लिया जाए। अरे सर कोनिंग एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर टच करेंगे। अरे ऐसे ही हो जाएगा आपसे, कोनिक की जरूरत नहीं है आपको, इसमें ज्यादा कोनिक का इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा बहुत। सर अब 2 मिनट सॉल्व तो करना है। हाँ कर लो जल्दी जल्दी करो, या इसको होमवर्क में लिखोगे, क्या करोगे आप बताओ। चलो लिख लो, कर लो एक बार, एक पॉइंट पे आने के बाद फिर बाकी डिफरेंशिएट कर लेना घर पे, मैं बता दूंगा किस तरीके से कर रहे हैं हम, 2 एक बार आप मिनट लोग ट्राई करो। और इनके मतलब आप आंसर फाइनल दे देना तो वो फिर चेक करेंगे। हाँ आई डू दैट, वो कर लेंगे। 2 मिनट से
चलो एक्सप्लेन करूं मैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इलिप्स सर देख कुछ लो। ऐसा बन रहा है, मैं आपको हाँ साहिल, पहले तो इलिप्स आपने बना लिया, x²/3 हाँ सर बना लिया। y²/4 = 1, कुछ ऐसा इलिप्स बन रहा है आपका। यस सर। वर्टिकल इलिप्स बनेगा, a छोटा है b बड़ा है, यार गलत बना दिया। ओके ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा। अब y = x लाइन है, वो कुछ ऐसी लाइन होगी। सर ये इलिप्स कैसे बना? अरे सर मैं मतलब वो इक्वेशन कैसे बना? कौन सा वाला? अच्छा हाँ सर, 12 से डिवाइड कर दिया। हाँ हाँ x²/a² + y²/b² = 1 बनाने की कोशिश करिए। पर वो 1 क्यों बनाना था? इलिप्स की इक्वेशन। अरे गलती वो हो गई, इलिप्स गलती हो गई, गलती हो गई, तू गलती भी की। बोलना करा। अली असगर ऐसा सोचता है मैं क्यों रह जाऊं। अरे सर उसने ही बोला कि वाओ। अब देखो, अब देखो y = x लाइन है एक आपके पास, y = बीटा है। देखो फाइंड पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द इलिप्स, एक पॉइंट अल्फा बीटा आपको इलिप्स पे ढूंढना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा वो इस तरीके से पॉइंट होगा। तो मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा मैं इसको ना ब्रॉड बनाता हूँ ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए काफी अच्छे से। हमारे को ज्यादा काम है ही नहीं, हमको तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम है बेटा। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा इलिप्स अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। ठीक है, तो अब इसने बोला एक पॉइंट आप लो अल्फा बीटा इलिप्स के ऊपर, तो हमने ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया एक पॉइंट अल्फा बीटा। सो दैट द एरिया एनक्लोज्ड बाय y = x लाइन, y = बीटा। अब y = बीटा मतलब एक लाइन होगी जो ऐसी पास हो रही होगी यहाँ से। सर वो पॉजिटिव होगी का दिया हुआ है। बेटा लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट x = अल्फा, तो x = अल्फा होगा। और एंड दी x एक्सिस, और x एक्सिस, और क्या दिया हुआ है? इलिप्स। और एक चीज दिया हुआ है आपको, उसने बोला y = x लाइन। तो एक लाइन बना लो आप, लेट्स से वेरिएबल लाइन है, y = x लाइन होगी। ठीक है ना, y = x लाइन हम बना रहे हैं, वेरिएबल एक लाइन। ठीक है ना, ऐसे कुछ एक y = x लाइन मैंने बना दी। तो अब कौन से एरिया की बात चल रही है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए अभी तक? कॉमन वाला ये ये व्हाइट और ब्लू वाला, ये वाला मतलब ये दिख रहा है आपको? ट्रेपेजियम टाइप का थोड़ा। बस ट्रपीजियम ही है बेटा, ट्रपीजियम ही है, हाँ वही मतलब। ट्रपीजियम ही है। हाँ ठीक है। यस टेंसी करेक्ट। अब इलिप्स का यूजेज कहाँ पे? इलिप्स का काम वहां पे आएगा कि इलिप्स पे आप एक वेरिएबल पॉइंट लेते हो। कौन सा पॉइंट होता है? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, डिफरेंशिएट सिर्फ पूरे एक्सप्रेशन को थीटा के टर्म्स में निकालो और डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब अगर आपने एक वेरिएबल पॉइंट इलिप्स पे ले लिया ए कॉस थीटा, तो ए कितना लिया होगा? √3। √3 cos थीटा, सर और ये आ जाएगा 2 सर sin थीटा। यस बेटा, सर वो ऊपर वो छोटा ट्रायंगल बन रहा है वो नहीं ले सकते? इसमें क्या लिखा है आप देखो ना, y = x लाइन, y = बीटा, x = अल्फा एंड x एक्सिस। तो ऊपर वाले में x एक्सिस कहाँ आएगा? भाई IIT जी का फेवरेट टॉपिक है, ध्यान से समझ लो, एडवांस में तो आता ही है क्वेश्चन। सर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वो अल्फा बीटा वाला जो कर्व बन रहा है और वो जो व्हाइट लाइन है, दोनों व्हाइट लाइन, दो व्हाइट लाइन और एक पर्पल लाइन, उसके ऊपर ही ट्रेपेजियम के ऊपर। वो तो अल्फा के ऊपर, बीटा के वाला ना, ऊपर वाला लाइन हो जाएगा ना। ये बोल रहे हो ना पूजन, यही बोल हाँ रहे सर। हो? हाँ इसमें सर लेकिन x एक्सिस कहाँ है बेटा? वही तो बहुत बात चल रही है। हाँ सर। अब नेक्स्ट ले लो, चलो फटाफट फटाफट आ जाओ। अब ये कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपने, अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा। y = x लाइन है, तो जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। सही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे नीचे वाले के? √3 cos थीटा, 0। इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन। तो एरिया निकाल लोगे अब आप। सारा वर्टाइसिस मैंने थीटा के टर्म्स में दे दिया है, एरिया थीटा के टर्म्स में निकलेगा, dA/d थीटा कर लेना, आपका काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। √3 cos थीटा और वो sin थीटा कैसे लिए? √3 cos और sin कैसे लिया?
अरे हाँ सर पूछ लिया। x² by a² plus y² by b² इक्वल टू 1 इलिप्स का इक्वेशन होता है। पैरामेट्रिक पॉइंट लिया जाता है a cos थीटा b sin थीटा। सर मैं 2 sin थीटा की बात कर रहा हूँ। 2 sin थीटा, अरे सर वो वाला पॉइंट, वो y is equals to x लाइन पे ना, वो वाला। तो बेटा यहाँ पे तो y की वैल्यू बदल नहीं रही है ना, ये तो पैरेलल है ना ये वाली लाइन तो। अरे हाँ सर, इस पे तो आगे y आगे की समझ वैल्यू आ सेम गया रहेगी मैं तो सर, y y सेम is है। equals to x लाइन था। जल्दी जल्दी लिख लो, बिल्कुल मजा आ गया होगा आप लोगों को। देखो ताजा हो गई बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ ऐसे ब्रश अप करते रहेंगे अपन साथ साथ में, ठीक है ना? कर लोगे ना अब आप? अच्छा आंसर लिख लो, पॉइंट आपको ढूंढना है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, थीटा मिल गया तो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो थीटा आपके पास π/6 आ जाएगा, लिख लो। फिर थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? और एरिया का फॉर्मूला मैक्सिमम dA/d थीटा इक्वल टू 0 करेंगे। एरिया का तो फॉर्मूला क्या है? हाफ ए सम क्या ऑफ लिखेंगे? पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही है ना? सम ऑफ पर कह रहा वापस बोलो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स साहिल। परपेंडिकुलर। हाँ सर। हाँ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है बेटा 2 sin थीटा ही है। हाँ और सम ऑफ और पैरेलल वो साइड्स में क्या बोल सकते हो आप? √3 cos थीटा प्लस ये आ क्या नहीं जाएगा होता है, ऊपर वाला तो निकालना cos पड़ेगा। माइनस 2 sin। प्लस √3 - 2 cos थीटा, √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा का बिल्कुल तो वही। बिल्कुल माइनस 2 sin थीटा, cos थीटा और माइनस नीचे वाला √3 प्लस cos है, तो ये 2√3 cos माइनस 2 sin आ जाएगा पूरा सम। हाँ आई थिंक कर लोगे। आगे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन दूं क्या? जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हाँ सर। ये ले लो। चलो तुम लोगों ने डिमांड किया तो तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको करके, क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा। 2 मिनट से। लेट देखो ये सब चीजें अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है पूरा। क्या अब हमसे जेई एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? Let S be a square of unit area. Consider any quadrilateral which has one vertex on each side of S. Now, if ABCD denote the length of the sides of the quadrilateral, prove that this is gonna happen. A² plus B² plus C² plus D² की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 4 होगी, कम से कम वैल्यू 2 होगी। Let's first understand the figure. बस रख चल। देखो पहले तो एक स्क्वायर मान लेते हैं, यूनिट एरिया का स्क्वायर है। इट्स अ स्क्वायर ऑफ यूनिट एरिया, मतलब सारी साइड्स 1 1 1 है। अब उसने क्या बोला है? कंसीडर एनी क्वाड्रिलेटरल विच हैज वन वर्टेक्स ऑन ईच साइड, ए बी, कहीं सी यहाँ पे, कहीं डी यहाँ पे। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बन गया, सही है? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब इसने एक चीज और भी आपको बोली, क्या बोली है पता है? उसने बोला है कि एक का लेंथ ए है, एक का बी है, एक का सी है और एक का डी है, ये क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है। ओके तो आपको बताना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू a² plus b² plus c² plus d² और मिनिमम वैल्यू क्या रहा होगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चल 2 मिनट। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्या क्या बोलना चाह रहा है? सर समझाओ ना एक बार। इसने क्या बोला बेटा? यूनिट लेंथ का स्क्वायर है हमारे पास, उसकी एजेस जो है, ठीक है ना, उन एजेस के ऊपर एक एक वर्टेक्स अवेलेबल है, ठीक है? और वो क्वाड्रिलेटरल का आपको
साइड लेंथ भी बता दिया कि ए लेंथ का एक साइड है, दूसरा साइड बी लेंथ है, तीसरा सी है, चौथा डी। तो आपको प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी होगी, 2 या 2 से बड़ी होगी, 4 या 4 से छोटी होगी। चले देखते हैं कैसे करते हैं इसको। अब देखो, मान लो मैंने बोला ये x1 लेंथ है, ये तो वेरी कर रही है ना, x1 की लेंथ वेरी हो रही है बेटा। ए पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है पूरी लाइन के ऊपर कहीं पे भी चाहे। तो अगर एक x1 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ बचा हुआ 1 माइनस x1 हो जाएगा। x1 की लेंथ कैसे वेरी कर रही है एक बार बताओ। अरे ये ए पॉइंट को घुमा सकते हो ना पूरा इस एज के ऊपर। अरे ये क्वाड्रिलेटरल का ए पॉइंट है तो घूम सकता है ना खुद में, ऐसे ऐसे। सिमिलरली बी घूम सकता है, वेरिएबल कैसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल? ए घूम सकता है, बी घूम सकता है। नहीं समझ आ रहा है क्या? बना के दिखाऊं क्या? अब ये देखो, ये सर वो x1 होगा तो दूसरा 1 माइनस x1 होगा ना। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया सी और एक पॉइंट ले लिया डी। अब हमने क्या कर लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। लेट्स से हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये ऐसा बना कुछ। अब ये जो ए है, अब देखो कैसे वेरी कर रहा है, मैं यही बता रहा था। ये जो ए है ये तो कहीं पे भी जा सकता है ना, तो उसके हिसाब से बी चेंज हो जाएगा। ये दिख रहा है यहाँ पे मोशन इसका होते हुए, दिख रहा है? यस दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स रहा होगा। सिमिलरली ये y है तो ये 1 माइनस वाई रहा होगा, बचा हुआ लेंथ क्योंकि 1 1 है। सिमिलरली ये u है तो ये 1 माइनस u रहा होगा, हेलो और ये v है तो ये 1 माइनस v रहा होगा। यस बेटा बताओ। सर, कुछ मतलब एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है, वन मतलब सबको ऐड कर दिया, जैसे मैंने ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा, बिल्कुल जो भी है उन सबको मैं सबको लिखा, अब ऐड कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सही अप्रोच कर रहे हो। अब देखो जो x है, y है, z है, x y u और v है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हमने लिए हैं, तो ये आपस में अपनी जगह इस तरीके से वेरी करते रहेंगे कि स्क्वायर के ऊपर ही लाई करें। तो एक चीज तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, देखते जाओ क्या बन जाएगी, सी स्क्वायर 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करना है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने सबको ऐड कर दिया, बेटा ध्यान से देखना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐड हो गया। तो अब हम क्या करने वाले, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साथ में लिख रहा हूँ मैं, एक ब्रैकेट में रखो इसको। दूसरा एक फंक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा फंक्शन बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस सर 1 माइनस यू का स्क्वायर। हाँ क्या, नहीं सर, वी स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। आई थिंक सो ये चीज क्लियर है, सर इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, ये वाला चीज की मैं बात कर रहा हो गया, प्रूव हो गया सर, हूँ। ये सही है, हो गया प्रूव हो गया। है ना। अब देखो, अब देखो सर वो डी स्क्वायर कैसे लिखा है, यू स्क्वायर प्लस, हाँ सर आगे सब पाइथागोरस लगा दिया। अब हो क्या रहा है देखो, x का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई, जेड यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर, ये सारे प्रेजेंट है। अब इसमें एक चीज हो रही है, क्या हो रही है, इनकी वैल्यूएं आपस में बदल सकती है। x की वैल्यू कहां से कहां तक लिमिट कर सकती है खुद को, 0 से लेके 1 तक। y की सिमेट्री से 0 से 1, u की सिमेट्री से 0 से 1, v की सिमेट्री से 0 से 1 खुद को चेंज कर सकती है। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं
कि जहां पे अब ये तो पॉजिटिव स्क्वायर है, अब जहां पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वहीं पे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम आ जाएगी, वहीं इस एक्सप्रेशन की और वहीं पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे एक्सप्रेशन सेम ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन एक जैसे ही दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम। तो जहां पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ने वैल्यू मान लो अल्फा मैक्सिमम दे दी, तो सभी अल्फा 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 देते जाएंगे, तो 4 अल्फा मैक्सिमम हो जाएगी। और अरे मिनिमम वाह। अगर अल्फा बाई 2 दे सर दिया, ये नहीं आया समझ में। फिर से सारे एक्सप्रेशन सेम एक्सप्रेशन बन गए। हमने सबको इस तरीके से क्लब किया है कि सारे सेम एक्सप्रेशन लिखे 4 बार। तो अगर एक एक्सप्रेशन ने वैल्यू मान लो अल्फा दे दी, अल्फा, तो अल्फा कितनी बार आ जाएगा? 4 बार आ जाएगा ना, 4 अल्फा। सर और अगर एक वो सब एक्सप्रेशन में में अल्फा जो वो जरूरी थोड़ी है। बेटा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, वो एफ एक्स में एक फंक्शन है। वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, वो एफ वाई में एक फंक्शन है। तो फंक्शन तो सेम ही है ना। उस फंक्शन की जो मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू होगी वो तो फिक्स हो जाएगी ना। हाँ तो अल्फा आप मैक्सिमम वैल्यू की तरह डाल रहे हो। बिल्कुल। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। वो मैक्सिमम वैल्यू सारे ही दे देंगे। हाँ सर। फिर मैं मिनिमम वैल्यू निकालता हूँ, वो मिनिमम सारे ही वैल्यू दे सकते हैं ना, क्योंकि सारे सेम फंक्शंस ही हैं। डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ जाएगा 2x माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो पता क्या चला, x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा यहाँ से। तो x इज इक्वल टू हाफ पे वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमा आ रही है, मिनिमा आ रही है? अब देखो हाफ वैल्यू पुट करके देख लो आप, हाफ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ। तो फंक्शन f ऑफ हाफ कितना आ रहा है, हाफ। 0 सर पे सब क्या आएगा, 1, 1 पे क्या आएगा, 1। तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लिख लो f ऑफ 1 1 आ रहा है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। f ऑफ 1 1 आ रहा है, f ऑफ हाफ हाफ आ रहा है। सर वो 4 अल्फा के बाद आपने क्या करा? और अल्फा कहाँ पे है? अरे सर आपने बोला ना इसको अल्फा ले लो, तो ये सब मिला के 4 अल्फा है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फा एक में से आ रही है, तो वो तो सब में से ही अल्फा अल्फा मैक्सिमम आ जाएगी ना, सेम ही फंक्शन थे सारे। सर तो ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी बाद में? अब इसको एक फंक्शन ट्रीट कर लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, मिनिमम x इक्वल टू हाफ पे आ गया। तो जब x इक्वल टू हाफ डाला तो फंक्शन की वैल्यू हाफ आ गई। अब बेटा ध्यान से देखो, ये हाफ देगा, ये हाफ देगा, ये हाफ देगा, ये हाफ देगा, तो कम से कम आंसर क्या गया, 2। और हर एक फंक्शन 1 1 देगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो मैक्सिमम 4 आ गई, मिनिमम 2 आ गई। सही है। सर मैक्सिमम 4 कैसे आई? f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो पहले में से x इक्वल टू 1 पे आई, दूसरे में y इक्वल टू 1 पे आई, तीसरे में u इक्वल टू 1 पे आई, चौथे में v इक्वल टू 1 पे आई। सर हेलो सर लेकिन वो 1 पे होगा, वैसा कैसे आपने फाइंड आउट करा वो? अरे यूनिट स्क्वायर सर इसीलिए ना। अरे ये इंटरवल है ना भाई, 0 से 1 के बीच में ही तो हो सकता है। x का वैल्यू क्या हो सकता है जो यहाँ पे खेल रहा है, x 0 हाँ हो सर। जाए या तो 1 हो जाए, तो तो 0 से 1 यूनिट में स्क्वायर खेलेगा। इसीलिए, हेलो यस साइड, यूनिट स्क्वायर है सर इसलिए 1 तक है ना। हाँ ये सारा खेल क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हुआ है 1 यूनिट का। तो x की वैल्यू 0 से 1 में खेल सकती है, y की वैल्यू 0 से 1 में खेल सकती है। सही है। यस अच्छा, जब x 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, u 1 हो जाएगा, v 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर ही बन जाएगा ना खुद में। हाँ वही सेम टू सेम स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल यार, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ गया होगा आई थिंक सो, है ना। हाँ इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है ना। हटा दूं मैं इसको, आई थिंक सो कर लोगे, ठीक है ना। तो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई थिंक सो अभी आपको अप्रोच पता चल गई है क्या जेई चाहता है हमसे, है ना, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जेई इज एक्सपेक्टिंग। सर अभी और करवा रहे हो?